हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक हमारे पास में है अरावली का महत्व। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अरावली का महत्व। देखिए अरावली का महत्व किस प्रकार से है। हमारे अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक अहम भूमिका निभाती है। प्राचीनतम है, सबसे पुरानी जो श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में हमारा अरावली पर्वतमाला का नाम आता है। देखिए अरावली का अगर हम महत्व देखें राजस्थान के अंदर तो बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही उपयोगी मात्रा में महत्व माना जाता है। जैसे कि सबसे पहला महत्व अगर हम बात करें अरावली का, तो अरावली जो है, अरावली मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का विकास रोकती है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है कि मरुस्थल को रोकने का काम करती है। क्यों? जैसे कि देखिए राजस्थान का मानचित्र है और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का मानचित्र के अंदर 4 भागों में इसको बांटा था। पहला भाग आपका मरुस्थल था, फिर दूसरा भाग आपकी अरावली थी, फिर तीसरा भाग जो था वो मैदानी भाग था और पांचवा भाग जो था, चौथा भाग जो था वो पठारी भाग था। अब देखिए अरावली बीचों बीच है ये, ठीक है, यहां पर मध्यवर्ती बोलते हैं, इसको मध्यवर्ती बोलते हैं। अब मरुस्थल आगे बढ़े कैसे? नहीं बढ़ सकता ना, क्यों? बीच में अरावली है। तो ये क्या काम करती है? ये मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का विकास होने में रुकावट पैदा करती है, जिससे कि मरुस्थल आगे की ओर नहीं बढ़े। तो पहला महत्व तो आपका यही है कि यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण पर रोक लगाती है, मरुस्थल के विकास को रोकती है। दूसरा पॉइंट डालेंगे। देखिए अरावली पर्वतमाला के अंदर या अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन अरावली में धात्विक खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज कौन से? जिसमें धातु की मात्रा होती है, ठीक है ना। धात्विक खनिज जिसमें धातु की उपस्थिति होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, ठीक है, ये क्या है? धातु है। तो धात्विक खनिज, अब अरावली के अंदर धात्विक खनिज की अधिक मात्रा है। अब क्यों है? उसका भी कारण है, क्योंकि अरावली का जो निर्माण हुआ था वो धारवाड़ चट्टानों से हुआ। कौन सी चट्टानों से? धारवाड़। क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ सैलों से हुआ है। ठीक है, धारवाड़ सैलों से हुआ है, इसलिए यहां पर अधिक मात्रा में खनिज मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट डालिए। देखिए अरावली को राजस्थान का जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताएंगे आपको। अरावली को राजस्थान का जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अब जल विभाजक रेखा क्यों कहेंगे? क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, नदियां कहां गिरती है? बंगाली खाड़ी या फिर अरब सागर के अंदर। तो जो भी नदियां होती है जो कि आपके हिमालय से निकलती है, या कह दीजिए, तो या तो नदियां गिरेगी किधर? बंगाल की खाड़ी में, या फिर नदियां गिरेगी अरब सागर में। तो यह बंगाल की खाड़ी अरब सागर के अपवाह तंत्र को क्या करती है? अलग अलग करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के अपवाह है, अपवाह मतलब जो नदियां बहती है उस तंत्र को अलग अलग करने का काम करती है। अपवाह तंत्र को अलग अलग करती है। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए ये अरावली है, ठीक है, और नदियां जब उधर से आती है तो कुछ नदियां तो इधर चली जाती है, कुछ नदियां इधर चली जाती है।
तो एक तरीके से रुकावट बनकर अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित कर कर कुछ नदियों को तो अरब सागर में पहुंचा देती है और कुछ नदियों को बंगाल की खाड़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो अरावली का महत्व है। सुनिए और आगे चौथे नंबर का पॉइंट डालिए, अरावली का और महत्व क्या है। देखिए अरावली क्षेत्र में एक तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता मतलब जीव जंतु वनस्पति बहुत ज्यादा, ठीक है। लिखेंगे अपन अरावली क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहां वनस्पति अधिक है। अब भाई वनस्पति अधिक होगी तो जीव जंतु तो होंगे ही पैदा, ठीक है। तो ये जो अरावली क्षेत्र बहुत हरा भरा क्षेत्र माना जाता है और इसी हरे भरे वनस्पति की वजह से यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान की अधिकांश नदियों, राजस्थान की जितनी भी अधिकांश नदियां हैं उसका उद्भव क्षेत्र भी अरावली को ही माना जाता है। ये पांचवा महत्व माना जाएगा। देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्भव मतलब जहां से निकलती है उद्भव अरावली को माना जाता है, ठीक है। यहीं से नदियां राजस्थान की सर्वाधिक निकलती है, ठीक है। चलिए ये 5 बिंदु आपको मैंने बताए और भी इसके महत्व है, इसे उतार लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ढूंढ कर आपके लिए ये महत्व आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो अगला पॉइंट डालेंगे अपन, छठा पॉइंट देखते हैं अपन, इसे उतार लीजिए। 6 नंबर का पॉइंट है। देखिए अरावली पर्वतमाला जो है ये निवास क्षेत्र भी माना जाता है इंसानों का, मानव जाति का, क्योंकि यहां पर कई जनजातियां निवास करती है, इसलिए जनजातियों के लिए भी अरावली पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो अरावली को जनजातियों की एक शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। छठा पॉइंट डालेंगे, अरावली को जनजातियों की शरण स्थली भी मानी जाती है। अब जैसे कि कौन कौन सी जनजातियां अरावली के अंदर निवास करती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भील जनजाति नाम सुना होगा आप लोगों ने, गरासिया जनजाति का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है भील और गरासिया। इसके अलावा मीणा जनजाति यहां निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति निवास करती है। कथोड़ी जनजाति यहां निवास करती है। तो ये जनजातियां जो है इनके लिए एक शरण स्थली के रूप में ये अरावली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निवास करती है, ठीक है। 7वें नंबर का बिंदु है, अरावली पर्वतमाला को पर्यटक स्थल के रूप में भी माना जाता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर कई पर्यटक स्थल है, प्रमुख रूप से जैसे कि जयपुर है, अजमेर है, आपका उदयपुर है, माउंट आबू है जो कि हिल स्टेशन है। तो अरावली पर्यटक या लिखेंगे अरावली पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि जयपुर, ठीक है, उदयपुर, ठीक है, जयपुर, उदयपुर, इसके अलावा अजमेर, माउंट आबू, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हिल स्टेशन, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अरावली को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा अरावली जो है प्राचीन सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिखेंगे अरावली प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब वो प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता कौन सी है,
जैसे कि आहड़ शब्द सभ्यता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। आहड़ सभ्यता आपके यहीं से संबंधित है। इसके अलावा गिलुड, इस सभ्यता का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा एक और है बैराट। ये सब प्राचीन सभ्यताएं हैं जो कि अरावली से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं नवीन सभ्यता, नवीन सभ्यता में जयपुर है, ठीक है ना। जयपुर एक सभ्यता है, बड़े प्राचीनतम महल आपको मिलेंगे आपको इन्हीं पर्वतीय श्रृंखलाओं के अंदर बीच में, ठीक है। इसके अलावा अजमेर, है ना। इसके अलावा आपको ये सभ्यताएं जो नवीन सभ्यताएं मिलेगी आपको, जैसे कि उदयपुर, ठीक है ना। ठीक है, सभ्यताएं मतलब जहां पर पुरानी सभ्यताओं में जैसे कि पहले के लोग कैसे निवास करते थे, आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर एक प्राचीन सभ्यता के रूप में, नवीन सभ्यता के रूप में माने जाते हैं। प्राचीनतम में आहड़, गिलुड और बैराट, नवीन सभ्यता में जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो ये 6 के 6 जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे नवीन हो, आपके अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, ठीक है। चलिए, जननी मानी जाती है, शरण स्थली मानी जाती है। देखिए, अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। या लिखेंगे अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहते हैं। अब योजना प्रदेश क्यों कहते हैं मैं बता दूं आपको। देखिए, राज्य सरकार जो है, हमारी राजस्थान की जो सरकार है, ये सरकार योजनाएं लेके आती है, वार्षिक योजनाएं, ठीक है। इन वार्षिक योजनाओं को एक बजट के रूप में इन अरावली क्षेत्रों से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनमें उन पैसों को खर्च किया जाता है। वो खर्च करते हैं जैसे कि जनजातियों पर, वो खर्च करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं पर, वो खर्च करते हैं जैसे कि झील का संरक्षण करना है। इसके अलावा आपके जो खनन क्षेत्र है, नगरीय विकास क्षेत्र है, पर्यटन स्थल के रूप में, जैव विविधता की सुरक्षा के लिए इस बजट को एक योजना के रूप में खर्च किया जाता है। इसलिए हम इसको योजना प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। लिखेंगे इसको भी, क्या लिखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक योजना, ठीक है, वार्षिक योजना बजट के रूप में इन अरावली क्षेत्रों में इस बजट को खर्च किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र बताए मैंने आपको, जनजातियों पर, जैसे कि आपके नदी घाटी परियोजनाओं पर, ठीक है, झील संरक्षण पर, ठीक है, नगरीय विकास पर, जैव विविधताओं पर, संरक्षण सुरक्षा के लिए में इसको खर्च किया जाता है। इसलिए हम इस अरावली क्षेत्र को हम योजना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का योजना प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार का एक ऐसा बजट जो कि वार्षिक योजना, ठीक है, वार्षिक योजना के रूप में एक बजट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए थार का मरुस्थल है, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, थार का मरुस्थल, मरुस्थलीकरण क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, फिर वहां पर जो कमियां होती है उस पर बजट को खर्च किया जाता है कि भाई वहां पर सारी प्रकार की सुविधाएं मिल जाए। वैसे ही अरावली क्षेत्रों के अंदर जैसे कि कोई जनजाति क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, ठीक है, वहां पर भाई भील जनजाति रहती है, वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उस बजट को उस जनजाति के लिए खर्च किया जाता है, उनके विकास के लिए खर्च किया जाता है। तो इस तरीके से इस अरावली क्षेत्र के अंदर अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया अरावली के महत्व के बारे में कि अरावली का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक शरण स्थली के रूप में है, नदियों के विभाजन के रूप में है, जैव विविधता के निवास स्थान के रूप में है, जल विभाजक रेखा के रूप में है, धात्विक खनिज के रूप में, मरुस्थलीकरण के रुकावट के रूप में,
ठीक है। ऐसे पर्यटक स्थल के रूप में ऐसे कई तरीके से अरावली जो श्रृंखला है वो एक महत्वता प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।